रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। पहली बात, स्फेरिकल सरफेस होता क्या और रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑलरेडी तुम जानते हो जी। रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए और लाइट हो जाए बैंड, लाइट हो जाए बैंड हुए बिना रिफ्रैक्शन किसी काम का नहीं। अगर मैं कहूं ऊपर जो है मीडियम नंबर 1 है और नीचे मीडियम नंबर 2 है, लाइट पहले मीडियम से आएगी और दूसरे मीडियम में जाएगी, बशर्ते नॉर्मली ना आए, सरफेस के नॉर्मली। अगर लाइट ऐसे आई कोई रिफ्रैक्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि रिफ्रैक्शन में कोई भी लॉज फॉलो नहीं हुए। जब लॉज फॉलो होंगे तभी तो माना जाएगा हाँ काम हुआ है। तो आपने बोला अगर इसके अलावा ये एंगल कितना है, मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, अगर ये वाला एंगल रे ऑप्टिक्स के हिसाब से 0, सही बात है 0 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑलवेज मेजर फ्रॉम नॉर्मल। बहुत बढ़िया। अब मैं कहता हूं एक रे यहां से आई, ठीक है जी आ गई, कितने एंगल से? आपने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से 30 डिग्री, 45 डिग्री बोल देता हूं इसको, चलो मैं ओके। अब उसके बाद रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि कौन से मीडियम में जाना? दूसरे में। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। इस मीडियम में जाएगी थोड़ी सी, ये बताओ ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, टूवर्ड नॉर्मल, अवे टूवर्ड्स नॉर्मल, थोड़ा सा इधर को बेंड हो जाएगी, समझे कि नहीं समझे? अब इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन की, लाइट का एक मीडियम से आके दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाना और बेंड हो जाना टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम द नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। समझ में आया ना? तो पहला वर्ड हुआ रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। ये सरफेस तो प्लेन है आपका, ये स्लैब मान लो मीडियम नंबर 2 है ना। आपने बोला ठीक है, हमें क्या कराना है? स्फेरिकल सरफेस से। स्फेरिकल सरफेस होता क्या है? देखो जी, स्फेरिकल जहां वर्ड आएगा वहां सरफेस दो तरह के होंगे, एक तो होगा कॉन्वेक्स, एक होगा कॉनकेव। अगर मैं तुमसे कहूं ये कौन सा सरफेस है, कॉन्वेक्स है कॉनकेव, आप बोलोगे अभी नहीं बता सकते, क्योंकि आप इसमें बाहर कोटिंग कर दो अंदर कोटिंग कर दो तुरंत नेचर बदल जाएगी। मानते नहीं मानते? तो पहले ये बताओ कोटिंग किस साइड है। मैं तुमसे कहूंगा पहली बात, ये मिरर नहीं है जो कोटिंग करूं, ये मिरर नहीं है जो कोटिंग की जाए, तो क्या है? आपने बोला स्फेरिकल सरफेस। सरफेस में सिर्फ एक ग्लास होता है, मान लो एक क्यूबिकल ग्लास लेता हूं मैं आपसे, क्यूब समझना तुम इसको, ये क्यूब है, मैंने इस क्यूब को कुछ इस शेप में काट दिया, देखो इस शेप में, अब ये बन गया सरफेस। कौन सा सरफेस? आपने बोला देखो स्फेयर को कंप्लीट करोगे तो ये मीडियम जो है वो अंदर है बाहर है, और जब मीडियम अंदर होता है कॉन्वेक्स। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। समझ में आया? तो कैसा सरफेस हुआ? कॉन्वेक्स सरफेस हुआ। अगर मैं तुमसे कहूं चलो फिर से आपने क्यूब ली, क्यूब ही है, अब आपने इसे फिर से काटा, लेकिन आपने कुछ इस फॉर्म में काट दिया, ऐसी वाली शेप में काट दिया। अब आप बोलोगे स्फेयर कंप्लीट करोगे, क्या मीडियम अंदर है बाहर? तो कैसा होगा? कॉनकेव। कोटिंग अगर अंदर है तो कॉनकेव, कोटिंग अगर बाहर है तो कॉन्वेक्स मिरर। सॉरी दोबारा सुनो, कोटिंग अगर अंदर है तो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है ना। कोटिंग अगर बाहर है तो कॉनकेव मिरर। सेम यहां अगर मीडियम अंदर है, ग्लास है पूरे में, ठीक है ना, ग्लास समझ रहे हो ना, क्यूब थे तो देखा जाए तो हमने काट ली, ऐसे कर दिया, तो मीडियम कहां देखा गया? अंदर। किसके? स्फेयर के। जब कंप्लीट करोगे तो ये होगा आपका कॉन्वेक्स सरफेस और ये होगा आपका कॉनकेव सरफेस। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब हम पढ़ेंगे लगभग 5 डेरिवेशन, पांचों के पांचों एक जैसे हैं, 2 सिखाऊंगा, 3 आप अपने आप करोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। बात सब जगह एक सी होगी, ठीक है ना, सारे का सारा बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। चलो जी देखो जी, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। देखो जी स्फेरिकल सरफेस कितने तरह के होते हैं? 2, एक कॉन्वेक्स सरफेस, एक कॉनकेव सरफेस। तो सीधी सी बात है, रिफ्रैक्शन हम दोनों के दोनों सरफेस से सीखेंगे, रिफ्रैक्शन दोनों के दोनों सरफेस से सीखेंगे। पहला होगा कॉन्वेक्स सरफेस, तो रिफ्रैक्शन थ्रू सबसे पहले स्फेरिकल में आएगा कॉन्वेक्स सरफेस। आपने बोला ठीक है। अब कॉन्वेक्स सरफेस के मीडियम अंदर होता है बाहर होता है? अंदर होता है। तो आपने कहा ठीक है, तो इसमें पहला पार्ट, ऑब्जेक्ट हम डिसाइड करेंगे कहां रखना है, इमेज भी हम ही डिसाइड करेंगे कहां बनानी है, ठीक है ना, क्योंकि जहां ऑब्जेक्ट जैसा रखोगे, पास रखा दूर रखा, ये बात तुमको पता है कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन मैटर करती है कि इमेज कहां बनेगी, हाँ है ना। ऑब्जेक्ट आपने बहुत दूर रख दिया, इमेज फोकस से बनेगी। ऑब्जेक्ट थोड़ा पास लाई, इमेज थोड़ा दूर गई, और पास और दूर, इमेज और पास और दूर, और एक समय ऐसा आएगा वर्चुअल बन जाएगी, हाँ है ना। समझे कि नहीं समझे? इमेज फॉर्मेशन सिखा रखा है मैंने आपको। तो लोकेशन हम सेट करेंगे, इमेज की भी और ऑब्जेक्ट की भी। वैसे हम सिर्फ ऑब्जेक्ट की करेंगे, इमेज की तो अपने आप हो जाएगी, ठीक है ना, लेकिन वो देखा जाए तो हमने ही किया है सब कुछ। तो पहला केस इसमें ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपने रखा है डेंस, सॉरी रेयर मीडियम में, पहला केस, ठीक है। और इमेज हमको चाहिए, इमेज हमको चाहिए रियल। कैसी इमेज चाहिए? रियल। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ऑब्जेक्ट आपने रखा रेयर मीडियम में, इमेज चाहिए आपको रियल, रियल इमेज के लिए रेज एक्चुअल मीट करनी चाहिए, ऐसा अपीयर होना चाहिए? वाह, अगर इमेज रियल चाहिए
तो रेज जो है वो एक्चुअल में मीट करेंगे या ऐसा अपीयर होगा कि मीट कर रही हैं? एक्चुअल में। तुमसे सवाल पूछना बंद अब से, तुम खत्म वाला को आ जाओ। बहुत बढ़िया, नशे में ना रहो तो एक आध बात का जवाब दे भी पाओ। नशा भी सोखा करते हो तुम। देखो भाई, ये थोड़ा सा गलत डायग्राम है, थोड़ा प्रिंसिपल एक्सिस नीचे होगी, कोई नहीं। ऑब्जेक्ट मैंने रखा यहाँ, सुनो मेरी बात, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ थोड़ी सी अजप्शन है कि ऑब्जेक्ट जो हो पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एंगल्स बहुत छोटे छोटे होने चाहिए, ठीक है। और इसका अपर्चर भी ज़्यादा ना हो, छोटे अपर्चर का हो, ठीक है। वो तो बहुत बेसिक सी बात है। आप जरा पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ले लिया, रे हमेशा चलती है ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही दिखना है एक्चुअल में देखा जाए तो, जिसे हम इमेज बोल देते हैं। तो रे कहाँ से चलेगी? ऑब्जेक्ट से, और जिस ऑब्जेक्ट से रे नहीं चलेगी वो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो चलो जी, ऑब्जेक्ट से रे चली, आपने बोला बिल्कुल ठीक बात है, ओके। अब देखो, ये मीडियम नंबर है 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, मीडियम नंबर 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। ये पूरा ग्लास है इधर, ये सरफेस कॉन्वेक्स है, समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि इस स्फेयर के अंदर की तरफ मीडियम आ रखा है, बाहर की तरफ मीडियम नहीं है। तो ग्लास, ये एयर, ओके। आपने कहा अब क्या होगा? मैंने बोला रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? लाइट क्या करती है? बैंड। रे क्या करती है? बैंड। अवे टूवर्ड्स, आपने बोला डिपेंड करता है। रेयर से डेंसर में गई तो टूवर्ड्स, अगर डेंसर से रेयर में गई तो अवे। नॉर्मल बनाने का तरीका क्या है? आपने बोला किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल, जहां भी आप नॉर्मल डालो कहां जाके मीट करने वाला है? सेंटर पे। ये बात सबको पता है ना कि जब भी तुम स्फेयर से या सर्कल से कुछ भी ड्रॉ करोगे, कहां से? सेंटर से ड्रॉ करोगे तो सरफेस से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। देखो जी, ये स्फेयर हुआ, आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहोगे ना, यहां से, तो भाई साहब सेंटर पे जाके मिलने वाला है। वो समझे कि नहीं समझे? कहीं से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, सेंटर पे मिलेगा, हाँ है ना? या सेंटर से कोई भी लाइन चली हुई सरफेस से परपेंडिकुलर होगी। अगर मैं एक लाइन यहां भेज दूं ना तो शायद ये देखो परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि वो सेंटर पे नहीं मिली ना। तो कोई भी लाइन सरफेस के जो परपेंडिकुलर होगी स्फेयर के, वो कहां मिलेगी? जाके सेंटर पे। तो मैंने कहा नॉर्मल चाहिए जी। आपने बोला नॉर्मल का मतलब होता है सरफेस पे कितने डिग्री एंगल बनाए? 90। तो 90 बनेगा कुछ ऐसे। समझ में आई बात? तुमको नहीं आई? क्लियर है? देखो 90 डिग्री बना कि नहीं बना ये वाला एंगल? अगर 90 बना तो पक्का ये क्या होगा? नॉर्मल होगा, पक्का। उसके बाद क्या बनेगी? आपने बोला अब बनेगी जी इमेज। अब क्या बनेगी? इमेज बनेगी। सुनो, अगर ये सरफेस ना होता तो रे जाती सीधी ऐसे। अगर ये सरफेस ना आता, मीडियम ना आता, रे तो ऐसे चली जाती, लेकिन इसके आने की वजह से टूवर्ड्स क्या हो गई? बैंड हो गई और इमेज बन गई यहां। समझे कि नहीं समझे? ये अपने आप में क्या है? सेंटर। क्योंकि कोई भी सरफेस से चला हुआ नॉर्मल स्फेरिकल से, वो कहां मिलता है? सेंटर पे मिलता है। कोई भी नॉर्मल कहां मिलता है? सेंटर पे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? पक्का। अब सुनो, ऑब्जेक्ट ने बनाई इमेज, ऑब्जेक्ट ने बनाई इमेज। सबसे पहले हुआ एंगल अल्फा ऑब्जेक्ट से, इमेज से हुआ बीटा और नॉर्मल से हुआ गामा। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? अल्फा, हर बार यही काम होगा, अल्फा बीटा गामा। पहली बात, जिसको ये 4-5 डेरिवेशन समझ में आए, फिर इन 4-5 का यूज करके होगा सॉल्व लेंस मेकर फॉर्मूला। और एग्जाम के हिसाब से, न्यूमेरिकल के हिसाब से भी और वैसे भी डेरिवेशन में भी, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है ना? तो आपको करना है लेंस मेकर फॉर्मूला, लेकिन उसके लिए इनकी जरूरत पड़ेगी, इनके डायरेक्ट यूज होंगे, ठीक है ना? तो आपने बोला ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ओके, 3 एंगल बने। मैंने पहले इंजप्शन दी थी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, एंगल बड़े छोटे छोटे होने चाहिए, और लेंस कोई बहुत बड़ा लेंस ना हो, छोटा सा लेंस हो, अपर्चर बहुत कम हो। जो लेंथ है ना इसकी, लेंस की, ये कम होनी चाहिए। आपने कहा ठीक है। आपने कहा एक बात बताओ, जब लेंस बहुत छोटा सा है, एंगल बहुत छोटे से हैं, तो दूरियां ही बहुत कम कम होंगी। तो आपने कहा जी देखो ये एन है पॉइंट, इसे एन ही मान लो मैं अगर, तो सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। मैंने कहा क्यों करो? पहली बात मैंने कहा देखो, जब तक किसी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं होता तो आसान नहीं होता ट्राइंगल। एक बार परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाए फिर तो साइन कोसाइन सब लगते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पूरा काम करेगी अच्छे से, आसानी से। तो आपने बोला ठीक है, तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्यों ड्रॉ किया अभी बताता हूं। देखो ये हो गया एम, ये है आपका पोल। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पोल के और एम के बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं इस पोल की जगह
जो डिस्टेंस मेजर करूंगा वो लगभग m से मेजर करूंगा, ठीक है ना। सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करूंगा, m से, और मैं कह दूंगा कि p और m पॉइंट बहुत नियर है, बहुत क्लोज पॉइंट है, ठीक है। चलो जी, अब आप मुझे एक बात बताओ, हो गया जी अल्फा बीटा गामा। अब मुझे एक बात बताओ, इंसिडेंट एंगल कहां है। पहली बात मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला चाहता हूं। क्या चाहता हूं, रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला। रिफ्रैक्शन थ्रू क्या चल रहा, कॉन्वेक्स सरफेस, फिर क्या चलेगा, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स में 4 आएंगे लगभग, ठीक है ना। अब देखो, मैंने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां होता है जी, देखो इंसिडेंट रे ये रही, और रे ऑप्टिक्स में एंगल ऑलवेज मेजर फ्रॉम नॉर्मल। अब नॉर्मल तो ये रहा, तो इट मींस ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ या ना। समझ में आई बात, नहीं आई। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपने बोला रिफ्रैक्टेड रे कहां है, देखो जी ये जा रही रिफ्रैक्टेड रे, हाँ है ना, जहां इमेज बनी है ना यही। अब आपने कहा जी ठीक है, नॉर्मल कहां है जी, नॉर्मल ये रहा, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, हाँ या नहीं। समझ में आई बात तुमको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आई समझ में आया, आर समझ में आया, पक्का। अब आपने कहा अब क्या करें, देखो जी करना कुछ नहीं है, आप मुझे ये बताओ, क्या आप थोड़ी बहुत एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी जानते हो किसी ट्राइंगल की। जैसे क्या जी, अगर कहीं पे कुछ ऐसा ट्राइंगल आपको दिख जाए, ये रहा, ये हो गया x, ये हो गया y डिग्री, तो बताओ ये कितनी डिग्री होगा, x प्लस वाई डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात तो ना। मैंने तुमसे बोला ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चल रहे, ज्योमेट्री यूज होगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर कहीं पे कुछ ऐसा ट्राइंगल दिख जाए, अब ये एंगल क्या है, आपने बोला एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है इन दोनों एंगल का सम होता है, z डिग्री a डिग्री, तो ये होगा आपका z डिग्री प्लस a डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात तो ना, बस ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो चलो जी, आपसे पूछा मैंने, देखो हमें जो गिवन है वो अल्फा बीटा गामा गिवन है, आई आर कुछ भी गिवन नहीं है। मतलब देखो, अल्फा राइट ट्राइंगल में दिखता है ओ एन एम में, बीटा भी राइट ट्राइंगल में दिखता है एन एम आई में, गामा भी राइट ट्राइंगल में दिखता है एन एम सी में। आपने बोला सही बात है, किसी भी राइट ट्राइंगल के हिसाब से किसी लेंथ को फाइंड करना बड़ा आसान बात है। क्या आई किसी ट्राइंगल में दिखा, आई को निकालना बड़ा मुश्किल है ना, जो ट्राइंगल में नहीं दिख रहा। आर किसी ट्राइंगल में दिखा, आपने कहा हाँ जी दिखा तो है, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में नहीं दिख पा रहा। देखो आर यहां है, ये एन सी आई में, क्या राइट ट्राइंगल में दिखा, नहीं दिखा। तो हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे और आई और आर को फाइंड करेंगे। एक और सवाल उठता है, अजी आई और आर को फाइंड क्यों करना। मैंने कहा हम क्या सोल्व कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लिए क्या लगाना होता है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, आपने बोला स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, पहले से गया दूसरे में। कोई दिक्कत वाली बात, तो हमें ये चीज लानी है, तो उसके लिए साइन आई चाहिए, आई साइन आर में आर चाहिए, तभी तो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, पक्की बात है ना। तो चलो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आई, तुम्हें समझ में आया ना, हमें आई क्यों फाइंड करना है, क्योंकि हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब स्नेल्स लॉ लगाना है, तभी रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला आ सकता है। तो आपने कहा ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आई, आई की कैलकुलेशन के लिए, आई बोले तो एंगल आई। आपने बोला कौन सा ट्राइंगल लूं, मैंने कहा देख भाई अच्छे सुनना, ये ट्राइंगल देखो, ये यहां गया, फिर ये यहां आया, और फिर ये ऐसे। तुमको नहीं लगता आई इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल NOC, मतलब कि आई बराबर होगा अल्फा प्लस गामा। समझ में आया नहीं आया, तो कह दूं किस ट्राइंगल से, तुम समझ गए ना, ट्राइंगल इन ट्राइंगल NOC, ठीक है बेटे। कौन से वाला, NMC आ जा, हाँ चलो NMC। अच्छा इसका नहीं हो सकता था, आ जा ज्योमेट्री पढ़ी जीवन में, लग रहा है हाँ पढ़ी है। तो देखो क्या तुझे ऐसा लगता है सच में कि आई जो है वो यहां से मिला हुआ है या ऊपर से, तुम्हें ये बताओ, ऐसे वाली या ऐसे वाली फीलिंग NOC को देख के आती है या NMC को देख के आती है, ऐसे वाली फीलिंग बता बेटा। NOC में आती है, क्योंकि देखिए तो हो गया एक्सटीरियर एंगल, ये जा रहा है यहां से, और देख ट्राइंगल ऐसे आगे बढ़ गया। समझ में आ गई बात तुमको, क्लियर है ना, वो वाला देखो तुम, क्लियर है। तो आपने बोला ठीक है जी, तो I बराबर होगा अल्फा प्लस गामा।
तो आई बराबर हो गया अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई निकाल लिया, आधा काम खत्म। अब क्या निकालना, आर पुट करेंगे, बात ही खत्म हो जाएगी फिर तो। क्लियर है ना? क्यों कर रहे हैं? आपने बोला रिफ्रैक्शन और तो स्नेल्स लॉ तो लगेगा। आपने बोला कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा, एक बार, तो स्नेल्स लॉ भी कितनी बार लगेगा, एक बार। आई निकाल दिया, आर निकालना है। आपने बोला आर कौन से ट्राइंगल से निकले, देखो जी मेरे निगाह से देखो, आर इसमें है तो देखो ये ट्राइंगल तो लेना पड़ेगा, एन आई सी। देखना ये ऐसे हुआ, ये सॉरी ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, सोच के बताना। ये है आर, ये है बीटा, और ये जो है गामा। तो बताना इसमें क्या एक्सटीरियर एंगल होगा, गामा। गामा बराबर बीटा प्लस आर। समझ में आ गई बात तुमको? अच्छा जी, तो आर बराबर होगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आर। आर लेंगे हम किस ट्राइंगल से, जरा देखते हैं, रुको। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ आर, एंगल आर, आर ऐसा होगा, गामा ऐसा होगा, ठीक है ना? तो एंगल आर के लिए आपने बोला इन ट्राइंगल एन आई सी, ठीक है? चलो जी, इन ट्राइंगल एन आई सी, गामा बराबर आर प्लस बीटा। क्या आर आया? आपने बोला आया। आर बराबर होगा गामा माइनस बीटा, तो आर बराबर होगा गामा, इक्वेशन नंबर 2। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत? आई तुम्हारे पास, आर तुम्हारे पास। पर फिर मैं एक और बात पूछता हूं, क्या तुम्हारे पास अल्फा बीटा गामा है? आपने बोला निकाल लेंगे। कैसे? अजी राइट ट्राइंगल से आ जाओ, देखो अब अल्फा बीटा गामा निकालो, अल्फा और गामा की वैल्यू यहां पुट करो, गामा और बीटा की वैल्यू वहां पुट करो, आर आ जाएगा, आई आ जाएगा, तुरंत पुट कर देना उसमें, ठीक है ना? अब किसको कैलकुलेट करना? अल्फा को, बीटा को, गामा को। तुमसे पहले कहा गया पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, एंगल बहुत छोटे छोटे हैं, और एक बात ध्यान रखना, तो इसका मतलब अल्फा बीटा वाले एंगल छोटे हैं, और छोटे एंगल में ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी होती है क्या? देखो साइन टेन भाई भाई थोड़े से, साइन थीटा और टेन थीटा को मेरी निगाह से देखना क्या चक्कर है। मैं कहूं फॉर कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, फॉर कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, आपने बोला ठीक है, बीटा एंड गामा तीनों निकालने हैं, तीनों ही फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे अल्फा। अल्फा अपने आप में बहुत छोटा एंगल है, और जब कोई एंगल बहुत छोटा होता है, जब कोई एंगल बहुत छोटा होता है, तो अल्फा या थीटा किसके बराबर होता है? आपने बोला या तो होगा साइन थीटा के बराबर या होगा टेन थीटा के बराबर। आपने बोला ऐसे कैसे कह दिया आपने कि जो एंगल बहुत छोटा होता है वो या तो साइन थीटा के बराबर होगा या टेन थीटा के। क्यों? देखो साइन और टेन की टेबल याद है, बिल्कुल इजी वे बता रहा हूं, प्रूफ नहीं कर रहा हूं, प्रूफ कभी और करूंगा मजे में कभी, ठीक है ना? तो हमारे जीवन में तो करूंगा नहीं, जो नेक्स्ट बैच होगा तब बताऊंगा, रिवीजन में इतना नहीं होता। देखो साइन जीरो की वैल्यू बताओ कितनी होती है? अगर मैं कह रहा हूं बहुत छोटा, तो पक्की बात है जीरो के नजदीक होगा। तो अगर थीटा बहुत छोटा है मतलब 0 डिग्री के बहुत नजदीक, बताना साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? लगभग 0। और टेन जीरो क्या होता है? 0। समझे कि नहीं समझे भाई? अगर मैं तुमसे कहूं साइन थीटा जो है बहुत 0 है, बहुत 0 के नजदीक है, तो आप बोलोगे इसका मतलब साइन थीटा भी किसके नजदीक होगा? 0 के। टेन थीटा भी किसके नजदीक होगा? और तू भी 0 के नजदीक, मैं भी 0 के नजदीक, दोनों 0 के नजदीक, तो आपस में बराबर ना हुए? लगभग बराबर। समझे कि नहीं समझे? तो आपने बोला इसका मतलब थीटा शुड बी इक्वल टू साइन थीटा या फिर टेन थीटा, नियरली इक्वल टू। आपने बोला ठीक है। अब एक और दिक्कत है, 0 2 के बराबर हो गया, साइन के भी हो गया और टेन के भी होगा, कौन सा लें? मैंने कहा साइन ले लो या टेन ले लो, बात तो एक है। नहीं जी, बात एक नहीं है। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपको ये देखना है गिवन क्या है। मैंने बोला आजा ट्राइंगल अल्फा के लिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, अल्फा है इस ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल होगा NOM या NMO। तो फॉर अल्फा इन ट्राइंगल NMO, सही है भाई? NMO में तो आपने बोला अल्फा मतलब साइन थीटा क्या हुआ? साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कतई नहीं पता ये दूरी, तो हमको पता है इस बारे में कुछ कि ये क्या है जी? हमें तो ये पता, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मानते नहीं मानते? है ना भाई? इसका ही तो पता है हमको, यूं थोड़ी है इसका ही पता, ठीक है ना? और परपेंडिकुलर चलो है, NM जो भी है इसका अपर्चर वगैरह जो भी हम कैंसिल आउट होएगा वैसे वो, लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। आपने कहा ठीक है।
तो हम लगाएंगे क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला, ना कि हाइपोटेन्यूस वाला, क्योंकि ये दूरी नोन है। आपने बोला चलो एक नोन है ना, साइन में क्या दिक्कत है, साइन में है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ना तो परपेंडिकुलर नोन और ना हाइपोटेन्यूस नोन। कम से कम tan में एक तो नोन है बेस, परपेंडिकुलर से दोनों में नोन हुआ, लेकिन बेस तो नोन है कम से कम tan में। तो आपने क्या माना कि अल्फा लगभग किसके बराबर होगा, tan अल्फा के। समझ गए ना साइन अल्फा क्यों चूज नहीं किया, क्लियर है ना। और tan अल्फा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया nm और बेस हुआ आपका mo। हाँ बिल्कुल सही बात है। आ जाओ जरा आगे, तो nm का एज इट इज रहा, आपने बोला वैल्यू पता ही नहीं तो एज इट इज रखना पड़ेगा। mo आपने बोला mo डिस्टेंस लेफ्ट में मेजर हो रहा, माइनस यू या प्लस यू, तो है ना माइनस यू। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, अल्फा समझ में आया ना। अब किस यहां तक आ रहा है क्या, ये दिख थोड़ी रहा होगा मेरा हाथ, यहाँ पे नहीं आ रहा ना, यहां तक तो होगा, यहां तक है पी अपॉन बी दिख, बस ठीक है। तो अब करता हूं फॉर बीटा, बीटा की कैलकुलेशन करूं, बीटा के लिए क्या होगा जी, बीटा बराबर लगभग किसके होगा, tan बीटा के, और tan बीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बीटा देखो किस ट्राइंगल में भाई साहब, बीटा ये रहा ट्राइंगल NMI, NMI में देखें तो आपने बोला tan बीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस NM अपॉन MI। कोई दिक्कत, NM तो नोन है, MI कितना जी, इमेज डिस्टेंस V, राइट में है तो पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये हो गया NM अपॉन पॉजिटिव V। कोई दिक्कत वाली बात तो ना भाई। अच्छा जी ठीक है, अब क्या निकालना, गामा, फॉर गामा, गामा के लिए कौन सा ट्राइंगल हो जिसमें गामा हो, आ जाओ ये रहा NMC। अच्छा ठीक है ना, गामा है इसमें, तो आपने बोला इन ट्राइंगल NMC। ठीक है भाई साहब, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर NM अपॉन MC, तो tan गामा बराबर होगा NM अपॉन MC। अब NM तो होगा NM, MC बराबर क्या होगा, आपने बोला ये तो जी रेडियस है भाई, पोल से और M से एक ही तो बात है डिस्टेंस मेजर करना, तो इस हिसाब से ये तो R हुआ। हाँ जी बिल्कुल, R राइट में है लेफ्ट में है, हाँ तो ये प्लस के R हो गया। ठीक है भाई, समझ में आया ना भाई, M से लेके C तक का डिस्टेंस प्लस के R। क्या आपने अल्फा निकाला, हाँ जी निकाला, क्या बीटा निकाला, ये रहा, क्या गामा निकाला, गामा निकाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब इन अल्फा बीटा गामा को कहां पुट करोगे, आपने बोला I में, I में क्या रखोगे अल्फा, तो I बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई रे, NM अपॉन माइनस यू, और प्लस गामा बराबर कितना है भाई R, NM अपॉन प्लस के R, बिल्कुल सही बात है, तो R लिख दिया जाए। तो आपने I की वैल्यू निकाल ली, इस हिसाब से R की वैल्यू क्या होगी, आपने बोला ये रहा R, कहाँ है ये रहा, हाँ तो R बराबर गामा कितना NM अपॉन R, और ये माइनस बीटा क्या है, बीटा 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 NM अपॉन V, तो NM अपॉन प्लस के भी, तो ठीक है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात तो ना। आपने R भी निकाल लिया, आपने I भी निकाल लिया, अब इस I और R को वहां पे पुट करना, बात खत्म, कोई दिक्कत वाली बात तो ना। इतना समझ में आया, चलो मैं रफ करता हूं और आगे बताता हूं, ठीक है। देखो I तो I तुम्हारे पास, R तुम्हारे पास, आपने कहा जी ठीक है, सुनो रे आजा देख ले, I तुम्हारे पास आ चुका, R तुम्हारे पास आ चुका, सिर्फ वैल्यू तो पुट करनी है। आपने कहा जी देखो मेरी बात सुनो, आपने कहा सारे एंगल छोटे हैं क्योंकि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, खुद ये छोटा सा है, और ये अल्फा छोटा, तुमको नहीं लगता आई भी छोटा होगा, आपने कहा जी सारे ही एंगल छोटे हैं। तो जब सारे एंगल समॉल हैं, छोटे हैं, तो साइन आई लगभग किसके बराबर होगा, आई के, और साइन आर किसके बराबर होगा, आर के। वाह पुष्पा, दिखेगा नहीं साला, चलो फिर तो साइन आए, पुष्पा हमारे सामने बैठा है, अरे पुष्पा झुकता भी है, चलो फिर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो सुनो
आ जाओ यार, है ना। देखो साइन आई किसके बराबर हो गया, आई के। साइन आर किसके बराबर हो गया, लगभग आर के। सुनो रे, अब इस हिसाब से तो आप ये बोल दोगे कि आई अपॉन आर इक्वल टू कितना होगा, 1 म्यू 2। और 1 म्यू 2 क्या होता है, म्यू 2 अपॉन म्यू 1, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। इसकी मल्टीप्लाई यहां, इसकी मल्टीप्लाई यहां। आपने कहा जी क्यों, अरे भैया आई और आर की वैल्यू तो पुट करनी है। हाँ बिल्कुल, तो म्यू 1 इंटू आई बराबर म्यू 2 इंटू आर। कोई दिक्कत तो ना, वैल्यू पुट करो फटाफट आई की। आई बराबर एन एम अपॉन माइनस यू प्लस के एन एम अपॉन आर, तो म्यू 1 इंटू एन एम अपॉन माइनस यू, भाई आई की वैल्यू रख रहा हूं, प्लस एन एम अपॉन आर। देखो आई की वैल्यू क्या थी, एन अपॉन माइनस यू प्लस एन अपॉन आर रख दी ना। अब म्यू 2 इंटू आर की वैल्यू क्या है, एन अपॉन आर माइनस एन अपॉन वी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो ना। अच्छा, आपने कहा ठीक है। अब एन एम इधर से को बनाएगा, एन एम इधर से को बनाएगा, दोनों को बनाएंगे और आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो कह दूं कैंसिल आउट तो हो नहीं है, तो म्यू 1 कॉमन है, आपने अंदर मल्टीप्लाई करी, माइनस यू प्लस म्यू 1 अपॉन आर इक्वल टू म्यू 2 अपॉन आर माइनस म्यू 2 अपॉन वी। कोई दिक्कत, आर वाले एक तरफ, वी यू एक तरफ। चलो जी, तो आर वाले एक तरफ का मतलब ये उधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो कह दूं कि ये हो गया म्यू 2 अपॉन वी, म्यू 2 अपॉन वी, माइनस में प्लस का हो गया, माइनस म्यू 1 अपॉन यू बराबर, ये तो एज इट इज म्यू 2 अपॉन आर उधर गया, माइनस म्यू 1 अपॉन आर। कोई दिक्कत वाली बात तो ना। आर आ गया एलसीएम, तो फॉर्मूला आया म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। ये आया रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला जी। कब आया, मैंने बोला जब मैंने रिफ्रैक्शन कराया। क्या कराया, कहां से, आपने बोला रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स, हाँ स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस, सरफेस मिरर या लेंस नहीं, सरफेस। ठीक है ना, आपने बोला ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां था, अच्छे सुनना, यही बात है इसमें जी। ऑब्जेक्ट था रेयर में, इमेज बनी डेंसर में, और कैसी बनी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट रखा था इधर, इमेज बन गई इधर, तो रियल बनी या वर्चुअल। रियल इमेज कब बनती है, जब लाइन एक्चुअल में मीट करे। भाई साहब मान लो एक रे तो हो गई ये सीधी जा रही है, दूसरी रे हो गई है, क्या सही में उधर गई, आपने बोला क्यों ना गई, पास हो गई तो गई है। तू मना ही कर रही भाई, जाति का चश्मा लगाया जीवन में, टीवी के पीछे कुछ देखा है, मोबाइल में देखा है, क्या रिफ्लेक्शन हो रहा कि नहीं हो रहा, चश्मे के आर पार दिख रहा कि नहीं दिख रहा, उस ग्लास के आर पार दिख रहा कि नहीं दिखता। अरे वहां तो पीछे वो लगा हुआ है हाँ उधर देख लो, ठीक है ना। हाँ देखो जी यहाँ देख ले डंडा कहाँ देखो जी रिफ्रैक्शन चल रहा था ना कॉन्वेक्स से, एक हुआ था डेरिवेशन, ठीक है ना। अब डेरिवेशन होगा अगले वाला। द ऑब्जेक्ट लाई इन द रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस। तुम दोनों को अलग बैठाऊंगा, रुक जाओ तुम अभी। रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉन्वेक्स सरफेस, पहली बात, कल हमने डेरिवेशन करा था वो भी कॉन्वेक्स का ही, आज का भी कॉन्वेक्स का ही होगा। कह रहा रिफ्रैक्शन कराना है जी कॉन्वेक्स सरफेस से, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट हम रेयर में ही रखेंगे और इमेज जो हमको चाहिए वो चाहिए हमको वर्चुअल। कैसी भी चाहिए, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब लाइन या रेज एक्चुअली मीट ना करें, एक्चुअल में मीट ना करें, ऐसा अपीयर हो बस, ठीक है ना। जब एक्चुअल में मीट करती हैं तो रियल इमेज बनती है, और जब ऐसा अपीयर होता है कि वहां पक्का मीट करेगी, बस वहां बनती है वर्चुअल इमेज। क्या बनती है? तो अब हमको पहले चाहिए कॉन्वेक्स सरफेस। आपने बोला कोई भी ग्लास का सरफेस हो लेकिन उसके अंदर मीडियम होना चाहिए।
जिसके अंदर मीडियम होता है, अंदर मतलब स्फीयर के अंदर, समझ गया ना। तो आपने बोला ये सरफेस जो होगा ये पक्का कॉन्वेक्स सरफेस होगा, हाँ है ना। आपने कहा ठीक है, ये हो गई एक प्रिंसिपल एक्सिस, या हम इसको एक रे कह सकते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही गई है, ठीक है। आपने कहा जी ऑब्जेक्ट रेयर में है, ये तो डेंसर हो गया, तो इधर कह दो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ये एयर हो गया, वो ग्लास हो गया। जब एयर से ग्लास में कोई रे जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा। आपने बोला एक सरफेस पर होगा सिर्फ, हाँ तो एक भी होगा, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन एक बार होगा, ठीक है जी। अब ऑब्जेक्ट रेयर में, रेयर यहां से शुरू होता है, कहीं तक भी रख लो। आपने बोला नहीं, अगर मैं ऑब्जेक्ट दूर रखूंगा, सोचना, कल वाला डायग्राम दिखा रहा हूं एक बार फिर से। ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा, ठीक है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट दूर रखा, मैं ऑब्जेक्ट यहां रखूंगा। आपने कहा ठीक है, कल वाला केस एक बार बताऊंगा। ऑब्जेक्ट यहां रखा तो रे चली ऑब्जेक्ट से, आपने कहा ठीक है। अब आप मुझे ये बताना, ये हुआ नॉर्मल, ये कहां मिलेगा जाके, सेंटर पे। अब ये बेंड होगी, ऑब्जेक्ट जितना दूर रहेगा ये रे उतनी ही कम एंगल से आएगी। अगर ऑब्जेक्ट कर दूं पास तो रे जाएगी कुछ ऐसे। अब ये बताओ, ये नंबर 1 रे, नंबर 2 रे, पहली रे का बेंड होना और यहां मिलना आसान है क्योंकि कम एंगल से है, लेकिन जो दूसरी रे है वो बहुत ज्यादा एंगल से है। ये दूसरे वाली जानी चाहिए थी एक्चुअल में यहां, लेकिन यूं थोड़ी बेंड हो गई, इतनी हो जाएगी भाई। कॉन्वेक्स का काम होता है बेंड करना, कन्वर्ज कराना, लेकिन ज्यादा ज्यादा कितना, ये जो दूसरे वाली है ये इतना हो जाएगी भाई, इतना तो बेंड हो ही रही है ना फिर भी, हाँ है ना। आपने कहा ठीक है, इसके बारे में 1 के बारे में ख्याल है, 1 गई ये ऐसे, जानी चाहिए थी ऐसे। अब सोचो अगर मैं ये जानी ऐसे चाहिए थी, 1 वाले की बात कर रहा हूं, ये मिटाई देता हूं मैं 2 वाले को, 1 की बात करता हूं, 1 ये जानी चाहिए थी ऐसे। अब इसकी तो बेंडिंग पावर फिक्स है भाई, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स है तो नहीं बेंड करेगा। आप अगर ये 20 डिग्री बेंड कर सकता है, कितनी डिग्री, 20 डिग्री, तो मुझे एक बात बताओ, जो 60 पे आ रही है उसे भी 20 करेगा, और जो 30 पे आ रही है उसको भी 20 करेगा, करेगा तो 20 डिग्री ही बेंड ना। आपने बोला ठीक है, अगर ये इतनी बेंड करता है तो कहीं ना कहीं भाई 20 डिग्री इसने फिर से बेंड किया, तो कभी ना कभी तो पक्का मिल ही जाएगी ना आगे जाके। उसने कहा नहीं मैं तो इतना ही बेंड करूंगा, इतना करेगा, आगे भी नहीं और इमेज पक्का, लेकिन इमेज वास्तव में इसको जाके टच करेगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस वाली रे को नहीं करेगी, करेगी। और अगर करेगी तो सीधी सी बात है, एक रे ये रही एक्चुअल में आई, दूसरी रे ये रही, इमेज रियल बनेगी वर्चुअल, वर्चुअल किसने बोला? अब इतना कॉन्फिडेंस कहाँ है अभी तेरा, गलत तू गलत बता रहा फिर भी इतने चौड़ में मैं पागल आदमी, रे एक्चुअल में मिल रही है। जब रे एक्चुअल में मिलती है ना, एक्चुअल में, तो रियल इमेज बनती है, ठीक है ना। और जब हमें ऐसा लगता है, अब देखो लगवा के दिखाता हूं, अरे भैया रोजगार मत छीनो मेरा। देखो देखो सुनो, इस बार रखता हूं ऑब्जेक्ट को पास, अच्छे सुनो, रे गई यहां से, ये पहले बार ऑब्जेक्ट ये रखा, यहां होगा अब रिफ्रैक्शन, रे जानी चाहिए थी एक्चुअल में ऐसे, ये होगा नॉर्मल, नॉर्मल मिलता जाएगा सेंटर पे। अब ये 20 डिग्री बेंड कराएगी ना, तो लगभग इतना, समझ में आई बात। अगर यही ऑब्जेक्ट दूर होता तो रे ऐसे जाती और 20 डिग्री बेंड कराती, यहां के मिलती नहीं मिलती, समझे कि नहीं समझे। तो क्या अब ये रे यहां मिल पाएगी इस वाली एक्सिस को, इस वाली रे को नहीं मिल पाएगी ना। तो क्या जब ऑब्जेक्ट में पास रखूंगा इमेज रियल मिलेगी या वर्चुअल? वर्चुअल। ऑब्जेक्ट दूर रखूंगा तो कैसे मिलेगी? रियल। पक्का समझ में आया ना। नोट्स में नोट में लिख रखी मैंने बात, पर ये तुम्हें समझानी थी, समझ में आ चुकी ना पक्का। अगर ऑब्जेक्ट जैसे दूर कर दूंगा एंगल कम हो जाएगा, वो 20 डिग्री ही बेंड करेगा, 20 डिग्री बेंड तो तुरंत यहाँ मिल जाएगी और मिलते ही मिले रियल इमेज मिलेगी। चलो खैर ठीक है। अब वहां तो मिलेगी नहीं, जब इस रे को यहां से देखेंगे तो हमको क्या लगेगा कि ये तो तेरी पायलों की चुन, ये देखो
यहां से आ रही थी ये तो, हाँ है ना। और कैसी इमेज मिल गई हमको? वर्चुअल। समझ में आई बात तुमको? ऑब्जेक्ट से एंगल अल्फा, इमेज से एंगल बीटा और नॉर्मल से एंगल गामा। एंगल तो ठीक ही है। हाँ गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। अब जी आई और आर चाहिए था, आपने बोला आई के लिए क्या करें जी? आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आपको देखनी पड़ेगी इंसिडेंट रे। चलो देखते हैं इंसिडेंट रे कहाँ पे है जी, ये रही इंसिडेंट रे। नॉर्मल कहाँ है? ये नॉर्मली तो है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये बड़े वाला एंगल ये होगा आई, ठीक है ना। आर आपने बोला नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये रही, ये होगा आर। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अगर मैं तुमसे कहूं कि ये डॉटेड वाली ये जा रही है नॉर्मल और ये पीछे जा रहा है ऐसे, तो मैं तुमसे कहूं ये वाला एंगल कितना होगा? आर। बहुत बढ़िया, समझ में आई बात तुमको? गामा और आर में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। गामा के थोड़े से ऐसे सींग जाते हैं, इसके थोड़े फैल जाते हैं। अच्छा हो गया। अब क्या करें जी? रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हो तो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाओ जी। साइन आई शॉर्ट में करो थोड़ा सा, पहले तो बताया ही था। साइन आर बराबर पहले से दूसरे में गई है तो 1 म्यू 2। ओके, आपने बोला ठीक है, सारे के सारे एंगल बहुत छोटे, अजप्शन पहली बात यही थी, पॉइंट साइज सब एंगल बहुत छोटे 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 छोटे। तो आपने बोला इस हिसाब से साइन आई किसके बराबर होगा? आई के। और साइन आर किसके बराबर होगा? आर के। तो कह दूं कि जी आई अपॉन आर बराबर, साइन आई अपॉन आर की जगह आई अपॉन आर बराबर 1 म्यू 2। और 1 म्यू 2 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1, पक्की बात। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपने बोला आई इंटू म्यू 1 बराबर आर इंटू म्यू 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत वाली बात तो ना। अब हमें आई और आर की क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए भाई। रिफ्रैक्शन ही तो करा रहे थे हम, और रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखाना है, तो मैंने रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाया। ये अब यहां कुछ जी आई और आर होते तो बात बन जाती। अब हम आई और आर को फाइंड करेंगे ट्राइंगल की हेल्प से, ज्योमेट्री की हेल्प से। तो आपने कहा जी देखो आई बराबर होगा, ये देखो यहां पहले नॉर्मल डालो, ठीक है जी, ये हो गया नॉर्मल एन, ये एम पॉइंट हो गया। अब आपने कहा कौन सा ट्राइंगल लोगे आई के लिए? आपने बोला देखो ये आई, ये बड़े वाला एंगल आई है, तो आई के लिए एक्सटीरियर ट्राइंगल जो होगा एन सी ओ, फॉर कैलकुलेशन ऑफ आई। ट्राइंगल कौन सा लूं? एन सी ओ, एन ओ सी रहता और अच्छा रहता, एन सी ओ, ठीक है। आपने बोला तो आई बराबर हो जाएगा सम ऑफ द ये अल्फा प्लस बीटा, तो हाँ हाँ आई बराबर अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, ठीक है भाई। अच्छा ठीक है, आई तो मिल गया पहली बात, पहली दूसरी क्वेश्चन कह दूं मैं इसको। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये आई आपने निकाल दिया, अब आर की बात, आई तो समझ में आ गया ना, आर की बात करें तो लिखता हूं फॉर कैलकुलेशन ऑफ आर। आर कैलकुलेशन के लिए भाई आर बराबर देखो ट्राइंगल, ये यहां से आया, ये वाला ट्राइंगल है तो बहुत बड़ा ट्राइंगल बन गया, समझे ना, एन आई सी, एन आई सी। तो बीटा प्लस गामा बराबर आर, हाँ है ना भाई, आर इज द एक्सटीरियर एंगल, तो आर बराबर बीटा प्लस गामा, थर्ड इक्वेशन। कोई दिक्कत वाली बात तो ना। बस अब आपको क्या निकालना पड़ेगा जी, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल जाती और बढ़िया रहता, ठीक है ना। तो आई आर तो हमें मिल चुके, अब अल्फा निकालो, गामा निकालो, बीटा निकालो, गामा निकालो, पुट करो। तो आपने कहा फॉर कैलकुलेशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। एज वी नो अल्फा बीटा गामा आई आर सारे बहुत स्मॉल एंगल्स। आपने कहा ठीक है, तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ अल्फा हम कहेंगे अल्फा किसके बराबर होगा? लगभग tan अल्फा। ये बात समझ में आती है ना। कल बताया था मैंने कि अल्फा मैंने tan अल्फा ही क्यों लिया। अल्फा आ गया, रिकॉर्डिंग का नाश मत करो बिल्कुल भी, बीच में 2-3 बार कट चुकी पहले ही, वरना चप्पलों से स्वागत करूँ इस बार।
बीटा होगा लगभग किसके बराबर, tan बीटा। ये बात समझ में आती है, बीटा किसके बराबर, tan बीटा। गामा लगभग होगा tan गामा के बराबर। अच्छा ये बात तुमको पता है ना, अल्फा बीटा मैंने tan अल्फा tan बीटा tan गामा कैसे ले लिए, कल ही तो बताया था कि स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा के इक्वल हो सकते हैं tan थीटा के, फॉर स्मॉल थीटा या तो होगा साइन थीटा के बराबर या होगा tan थीटा। तो मैंने यहाँ tan थीटा क्यों चूज किया, आपने बोला क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, nm, लेकिन आपको बेस के सारे डिस्टेंस पता कि ऑब्जेक्ट यहां रखा था, दैट इज u, ठीक है ना। इमेज ये बनी, ये होगी v, और ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, तो ये सॉरी ऑप्टिकल सेंटर कह रहा हूं, सेंटर तो हो गया r। ये डिस्टेंस जो बेस पर है ये आपको पता है, परपेंडिकुलर अननोन है वो कैंसिल आउट हो ही जाता है। अच्छा लेकिन साइन थीटा में क्या दिक्कत होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर ये रहा, एक हाइपोटेन्यूस, दो हाइपोटेन्यूस, तीन, सारे के सारे अननोन, परपेंडिकुलर भी अननोन और हाइपोटेन्यूस भी अननोन, तो इसलिए साइन थीटा को चूज नहीं करेंगे। तो अल्फा किसके बराबर होगा, लगभग tan अल्फा के, समझ में आया। और tan अल्फा बराबर किसके होगा, आपने बोला tan अल्फा, अल्फा वाला ट्रायंगल देखो रे, ये रहा अल्फा, nm अपॉन u, माइनस के लेफ्ट में है तो पक्की बात। उसके बाद बीटा वाला, बीटा बीटा ये रहा nm अपॉन v, माइनस के परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो nm अपॉन v माइनस का, ठीक है भाई। उसके बाद गामा, tan गामा, गामा ये रहा परपेंडिकुलर nm अपॉन r प्लस के, समझ में आया ना, राइट वाला पॉजिटिव और लेफ्ट वाले नेगेटिव। उसके बाद क्या करें जी, अल्फा बीटा गामा आ गया, अल्फा इसके बराबर हो गया, बीटा इसके बराबर, गामा इसके बराबर, पुट कर दो वहां। तो इस हिसाब से आई बराबर क्या होगा, आपने बोला अल्फा nm अपॉन माइनस यू प्लस गामा nm अपॉन r, हाँ है ना, प्लस के, समझ में आई बात नहीं आई। r बराबर किसके होगा, nm अपॉन r बराबर बीटा, बीटा मतलब माइनस वी, ये रहा ना माइनस वी, प्लस गामा है ना, गामा तो nm अपॉन r, आई और r तुमको दोनों को मिल गए। अब इन आई और r की वैल्यू इसमें पुट कर दो, हो गया रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, कोई दिक्कत तो ना। आपने कहा इस हिसाब से nm अपॉन माइनस यू प्लस nm अपॉन r म्यू वन बराबर हो जाएगा r इंटू म्यू टू, r सॉरी, r की जगह तो रखोगे क्या, nm अपॉन, दरअसल मेरा दिमाग कहीं और लग रहा था इस वक्त, इसलिए भाई तुम थोड़ी बहुत देर के लिए आते हो, पढ़ लिया करो ढंग में। nm 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 खत्म, सब उधर से कॉमन लिया था, इधर से कॉमन लिया, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है बेटे। तो इस हिसाब से म्यू वन अपॉन यू माइनस के प्लस म्यू वन अपॉन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन माइनस वी प्लस म्यू टू अपॉन आर, कोई दिक्कत वाली बात तो ना पक्का। अब क्या करें अजी, वी यू एक तरफ, आर वाले एक तरफ, तो देखा जाए तो उसे मैं लाऊं इधर उठा के, तो ये हो गया म्यू टू अपॉन वी माइनस तो है ही ये म्यू वन अपॉन यू, ये एज इट इज, वो इधर आके पॉजिटिव, वो एज इट इज इसे उधर के लेंगे वो नेगेटिव। तो आपने बोला म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, क्या आपको मेरी बात समझ में आई भाई, इसे उधर ले गए तो म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू वन अपॉन आर, आर कॉमन ले लिया नीचे, मतलब एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो ये आपका कल भी यही फॉर्मूला था, आज भी यही फॉर्मूला है, क्योंकि कल भी रेयर से डेंसर में था, आज भी रेयर से डेंसर में है। तो रेयर से डेंसर के लिए परमानेंट ये फॉर्मूला हो गया क्या, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, हमेशा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां है रेयर में, इमेज कहां है, कहां से मतलब नहीं, इमेज कैसी बनी, आपने बोला वर्चुअल बनी, इमेज रेयर में बन गई, और जब ऑब्जेक्ट रेयर में इमेज भी रेयर में बनी तो सीधी सी बात है वर्चुअली बनी होगी, वरना इधर जाके ना मिलती। तो अगर रेयर से डेंसर की बात होगी फॉर्मूला होगा ये, और अगर डेंसर से रेयर की हुई तो उसके लिए डेराइव करेंगे, लेकिन बस रिप्लेस कर देना म्यू वन को म्यू टू से बस, और म्यू टू को म्यू वन से, कोई दिक्कत वाली बात तो ना, क्लियर है ना। आपस में इनको कर देना रिप्लेस, बात बन जाएगी। डेरिवेट करूंगा ऑब्जेक्ट डेंसर में अब रख के, ठीक है ना। इसने बोला कि रिफ्रैक्शन वही कॉन्वेक्स सरफेस लेंगे, ऑब्जेक्ट रखा है डेंसर में, इस बार डेंसर में है,
और इमेज बनेगी रियल। इमेज चाहिए, रियल चाहिए हमको। तो इमेज रियल अगर चाहिए तो ऑब्जेक्ट को दूर रखूं या पास रखूं? दूर रखूं। जितने कम एंगल से आएगा उतना आसान रहेगा उसको मिलना, ठीक है ना। तो डायग्राम होगा कुछ ऐसा, देखो मैं इस बार ऐसा कर दे रहा हूं, क्योंकि रे चलती है हमेशा लेफ्ट या राइट, लेफ्ट से। तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स ये गलत बना दिया मैंने, कॉन्वेक्स तो ऐसे बनता है दूसरी तरफ को, सही। हाँ, कि मीडियम तो अंदर होना चाहिए। कैसे रख लो? आपने कहा ठीक है जी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? डेंसर में रखना है। हाँ? कुछ उल्टी नहीं बना। हाँ, मैं वही तो कह रहा था, उल्टी बना दी। हाँ, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? डेंसर में। तो ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में चाहिए हमको, क्योंकि रे हमेशा कहां से चलती है? लेफ्ट से चलती है। मानते नहीं मानते? रे चलेगी लेफ्ट से तो ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए लेफ्ट में, और ऑब्जेक्ट रखना डेंसर में, इसलिए डेंसर भी होना चाहिए लेफ्ट में। समझ में आई बात तुम्हें? ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। उसके बाद दूर जान के रखा मैंने, कम एंगल से जाएगा, देखो इतने एंगल से गया, आपने कहा ठीक है। अब होगा यहां रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? पहले तो नॉर्मल चाहिए, क्योंकि रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का बेंड होना, और बेंड दो तरह से होती है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जी ठीक है, नॉर्मल दिलवा देते हैं, ये लो, ठीक है, हो गया नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ जाके मिलता है? सेंटर पे। तो आपने कहा ये होगा आपका सेंटर। अब सोचो, रे जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन मीडियम तो हो गया चेंज। आपने बोला डेंसर से जा रही है रेयर में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड। अवे का मतलब होगा जी ऐसे जानी थी और दूर हो जाएगी, तो अगर बैंड हुई तो यहां मिल जाएगी। समझे कि नहीं समझे? तो ये यहां मिली, यहां बन गई इमेज। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या रे, एक रे ये मान लो, दूसरी रे आ गई, क्या रे एक्चुअल में मीट करी या ऐसा अपीयर हो रहा है? एक्चुअल में करी, तो कैसी इमेज बनी? रियल, वर्चुअल? रियल इमेज बनी। कोई दिक्कत? डायग्राम समझ में आया? आपने कहा आई कहां है, आर कहां है? आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना एंगल इज कॉल्ड आई, और ये होगा आर। ऑब्जेक्ट से एंगल अल्फा, इमेज से एंगल नॉर्मल से एंगल गामा। क्लियर? आपने कहा जी इस हिसाब से तो देखो गामा बराबर अल्फा प्लस आई हो गया, गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई हो गया ना। और अगर मैं कैलकुलेशन करूं आर की, आर वाले हिसाब से, तो आर इक्वल टू गामा प्लस बीटा हो गया। कितना काम? आर इक्वल टू गामा प्लस बीटा। मानते नहीं मानते? ठीक है, पहले नॉर्मल डालो, बहुत सिंपल से तरीके से करो फटाफट। देखो जी, कहता हूं मैं अल्फा प्लस आई इक्वल टू गामा, तो गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई, और आई इक्वल टू हो गया, ये आया इधर, तो आई बराबर आएगा गामा माइनस अल्फा। इस हिसाब से आर बराबर हो गया गामा प्लस बीटा, तो आर बराबर हो गया गामा प्लस बीटा, फर्स्ट सेकंड। कोई दिक्कत तो ना? पक्का? अब आपने क्या करना, आई और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालो। सोच के देखना, डायरेक्ट करके दिखाता हूं। अल्फा किसके बराबर? tan अल्फा के। कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर अल्फा वाला देखना अपॉन बेस, ऑब्जेक्ट से u हो गया, ये r हो गया, और वो इमेज बनी वो v हो गई। तो अल्फा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन u बेस एन एम अपॉन u माइनस के। क्या समझ में आया ना? कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ट्रायंगल कौन सा लिया? बीटा, बीटा बीटा बीटा, ये रहा बीटा, परपेंडिकुलर ये रहा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस के भी। समझ में आया नहीं आया? गामा बराबर कितना होगा? गामा गामा ये रहा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस आर। यहां वैल्यू पुट करोगे तो आई बराबर कितना आया आपके हिसाब से? आई इक्वल टू आया गामा एन अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर। आपने बोला एन एम क्यों नहीं ले, तो कैंसिल आउट होनी है। आई बराबर गामा माइनस अल्फा कितना है? ये रहा 1 अपॉन यू माइनस, और माइनस माइनस प्लस। समझ में आया ना? चलो जी, आई निकाल दिया। और आर बराबर कितना होगा? आपने बोला आर बराबर होगा गामा प्लस बीटा।
गामा का मतलब -1/r प्लस बीटा, तो +1/v। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपने कहा जी रिफ्रैक्शन हुआ है, हाँ हाँ बिल्कुल हुआ है, रिफ्रैक्शन का तो फॉर्मूला चाहिए। रिफ्रैक्शन हुआ है यहाँ डेंसर टू, तो फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्शन का क्या, साइन आई अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, साइन r इक्वल टू 2 से गया है 1 में, 2 से गया है 1, डेंसर से रेयर में गया, ठीक है ना। आपने बोला ठीक है, तो इसे क्या लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। साइन आई किसके बराबर, आई के फॉर स्मॉल एंगल, तो I अपॉन r इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 कर दो मल्टीप्लाई, तो I इंटू μ2 इक्वल टू r इंटू μ1। समझ में आया। I r की वैल्यू पुट कर दोगे, तो आपने कहा जी I की वैल्यू कितनी होगी, -1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन u। v में ऐसे होता है इंटू μ2 कितना भाई, μ2 तो μ2 है ही, चलो बराबर r की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन v, और ये कितना μ1 तो है, चलो μ1। अब क्या करें, अजी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, μ2 हाँ है ना, μ1 कोई दिक्कत। अब v एक तरफ r एक तरफ, आपने बोला ठीक है, r वाला उधर जाएगा, v वाला इधर आएगा, तो इस हिसाब से क्या हुआ, μ1 अपॉन v माइनस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। u वाला तो इधर था ही, तो प्लस μ2 अपॉन u हो जाएगा, ये उधर गया इक्वल टू μ1 अपॉन r तो है ही माइनस का, वो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, μ2 अपॉन r। क्या तुमको इतनी बात समझ में आई। फॉर्मूले को थोड़ा सही फॉर्म में लाके दिखाता हूं, देखो r ले लिया कॉमन, एलसीएम आ गया नीचे, तो चलो तो इस हिसाब से मैं इसे लिख सकता हूँ, क्या देखना क्या लिख रहा हूँ मैं, कुछ नहीं लिख रहा, वही लिखूंगा सेम, -μ1 प्लस μ2 अपॉन r। आपने कहा जी इसे आप ऐसे लिखो ना, μ2 माइनस μ1, अरे भैया तो कह दूं जी, इसको मैं ऐसे लिखूंगा μ2 माइनस μ1 अपॉन r, हाँ है ना, कोई दिक्कत। अच्छा फॉर्मूला क्या आया था सबसे पहले, जो बेसिक फॉर्मूला था वो क्या था, रेयर टू डेंसर का μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ये बेसिक था ना। जरा देखो ये क्या, μ1 अपॉन v, μ2 अपॉन r इज u। अच्छा ये माइनस साइन गलत आ रहा भाई, कुछ गड़बड़ की है हमने, थोड़ी सी कुछ गलती हुई है, हाँ क्योंकि फॉर्मूला पता क्या आना, μ2 की जगह कौन आएगा, अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। गलती कुछ नहीं है, कॉमन लोगे यहाँ से, मैंने कहा रिप्लेस करना, बस वो फॉर्मूला आ जाएगा। आपने कहा जी माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ले लिया, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, हाँ है ना, माइनस कॉमन लेते, क्लियर है बात तुमको। और अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लूं, माइनस हो जाएगा, ठीक है, कॉमन ले लिया ना, सही है। उसके बाद माइनस से काट दो माइनस को, तो ये क्या हो गया, μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। कुछ दिक्कत थोड़ी है भाई, सोल्व तो ही हो चुका था ये, मुझे तो फॉर्म लेके आनी थी वही वाली, कि देखो ये जो फॉर्मूला ना μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ये रेट टू डेंसर का है। अगर μ2 की जगह कौन आ जाए, और μ1 की जगह μ2 की जगह μ1 की जगह μ2, तो क्या हो जाएगा, डेंसर से रेयर। समझ में आ गया ना।